हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत में 18वीं शताब्दी, जिसके बारे में हमें उसका बैकग्राउंड पढ़ना है और उसमें जो डिबेट्स चलती हैं उसके रिगार्डिंग उसके टॉपिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि भारत की जो 18वीं शताब्दी थी वो किस तरीके की थी। तो हमारे हिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेमेस्टर 5th का। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जिसके इर्द गिर्द हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है। सबसे पहली चीज़ है, जो हमारी 18वीं शताब्दी थी भारत में, वो बहुत ज़्यादा खुशहाली भरी नहीं रही है। एक संक्रमण काल के रूप में उसको जाना जाता है। रीज़न क्या था इसके? मुगल साम्राज्य, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य रह चुका था हमारे भारत में, उसका पतन होना शुरू हो गया था। क्षेत्रीय शक्तियाँ जो थीं वो उभरना शुरू हो गई थीं, उनका बोलबाला चल रहा था। और साथ ही साथ जो हमारी ब्रिटिश समाज था, यानी कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने धीरे धीरे भारत पे कब्जा स्टार्ट कर दिया था करना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। भारत में 18वीं सदी। भारत में जो 18वीं सदी थी वो महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का दौर रहा था। यानी कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो भारत था उसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक चेंजेस आए थे। मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो उभरने लगी थी। और अक्सर जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी और मुगल साम्राज्य था, उनके बीच में हमें संघर्ष देखने को मिलता था। इससे प्रीवियस वाले सेमेस्टर में मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मैंने आपको मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था कि जो मराठा साम्राज्य था और जो मुगल साम्राज्य था उनके बीच में अक्सर संघर्ष देखने को मिलता था। जैसे कि जो मराठा सम्राट थे शिवाजी, उनके बीच में और औरंगजेब के बीच में युद्ध भी हुए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में जो मराठा साम्राज्य था, भारत का एक जो था प्रसिद्ध शक्ति के रूप में उभरा था और प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। मराठा पश्चिम भारत के क्षेत्र की शक्ति का एक संघ था, यानी कि पश्चिम भारत में रहते थे मराठास, और इन्होंने एक अपना शक्तिशाली संघ बना लिया था जिसको नेतृत्व कौन कर रहा था? शिवाजी, यानी कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। और विश्व में अभियान की एक श्रृंखला के माध्यम से इन्होंने जो अपना है क्षेत्र विस्तार बहुत ज़्यादा कर लिया था। यानी कि धीरे धीरे इनका जो क्षेत्र विस्तार था वो बढ़ता चला जा रहा था और ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था साम्राज्य कि ये किसी भी बड़े साम्राज्य की सेना से लड़कर उस जंग को जीतने में सफल हो रहा था। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि मराठा जो थे उन्होंने मुगल साम्राज्य तक को हराने की शक्ति रखी थी अपने हाथ में। हालांकि कुछ रीजंस के वजह से वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आ गया था जहाँ पे लग रहा था कि मुगल साम्राज्य यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी जो शक्ति है वो छत्रपति शिवाजी के हाथ में, यानी कि मराठा साम्राज्य के हाथ में आ जाएगी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। कंपनी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य द्वारा भारत में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ यह कूटनीति और सैन्य बल के आयोजन के माध्यम से देश के बड़े क्षेत्रफल में नियंत्रण हासिल करने में सक्षम रहे थे। यानी कि क्या हुआ था, एक तो मराठा और जो मुगल थे उनके बीच में ऑलरेडी संघर्ष चल ही रहा था, साथ ही साथ तो उस टाइम पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई सिर्फ किस वजह से कि वो एक व्यापार करेगी। तो जो मुगल साम्राज्य था उसको ये लगा कि अगर हमारे देश में विदेशी आके व्यापार करेंगे तो हमारे देश में जो ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, हालांकि उस टाइम पे हर एक पर्सन के पास काम था क्योंकि सब खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, बट स्टिल अगर कोई पर्सन है जिसके पास काम नहीं है तो वो उस मुगल की उस ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करके थोड़ा अर्न कर सकता है और इस तरीके से हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है उसका आगमन भी होगा। बट हुआ क्या था, धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। भारत की जो सैन्य शक्ति थी, ठीक है, उसमें हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और आगे आप देखेंगे कि राजस्व तक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बहुत सारे थे जिसके वजह से छोटे छोटे जो राज्य थे वो उभरने लगे थे, जैसे कि मराठा साम्राज्य, जिसमें से प्रत्येक में अपने प्रशासन था, सैनिक शक्ति थी उनके पास। यह राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ और मराठा और अंग्रेज जैसे 8 बड़ी शक्तियों के साथ भी संघर्ष करते थे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मराठा या अंग्रेज ही नहीं थे जो उभर रहे थे। मुगल के
पतन होने के साथ, बल्कि और भी बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियाँ थी, जैसे कि दक्कन के जो प्रशासन था वो हो गया। ऐसी और भी बहुत सारी शक्तियाँ थी ना जो उस टाइम पे उभर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा था कि जो मुगल साम्राज्य है वो अब कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। भारत में 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियां भी रहीं। मुगल साम्राज्य के कला और वास्तुकला की समृद्ध परंपरा थी और साम्राज्य के पतन के बावजूद जो 18वीं शताब्दी थी उसमें यह परंपरा जारी रही। मराठाओं ने अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं भी थी, जिसमें साहित्य, संगीत, नृत्य शामिल थे। यानी कि आप ये चीज़ जानते हैं, इससे प्रीवियस जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी 4th सेमेस्टर में, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी वास्तुकला के बारे में, और हमने ये चीज़ 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ी है। तो हम लगातार 2 सेमेस्टर से सेम चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो भारत में थे वो वास्तुकला वहाँ की बहुत अच्छी थी। ठीक है, वहाँ पे नृत्य, साहित्य, चित्रकारी, ठीक है, ये इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और ख़ासकर जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी जो कलाकारी थी उसकी तो अलग ही बात थी। ठीक है, और आज भी हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं जो मुग़लों ने बनवाई। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं, ऐसे शासक रहे हैं या फिर ऐसे साम्राज्य रहे हैं जिनकी देन है कुछ इमारतें जो आज भी हम देखने के लिए जाते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, पुराना किला। ये सभी किसके द्वारा बनाए गए? ऐसे ही साम्राज्य द्वारा बनाए गए हैं। कुल मिला के जो भारत में 18वीं शताब्दी महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का समय रहा है, जिसमें नई शक्तियों का उदय हुआ और पुरानी शक्तियों का पतन हुआ। अभी तक ये हमने पढ़ा सारा का सारा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में जो हमने मेन पॉइंट्स देखे थे वो सभी यहाँ पे मैंने कवर कर दिए। अभी तक हमने जो ये चीज़ पढ़ी है ना, यही हमारा पूरा चैप्टर है, इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया है ना, तो आगे वाली चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इसके आगे जो मैंने लिखा है उसमें सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी हैं? डिवाइड कर दी हैं। लाइक आर्थिक शक्ति किस टाइप की थी, सामाजिक शक्ति किस टाइप की थी, संस्कृति उस टाइम की किस टाइप की थी, तो मैंने सारी चीज़ें क्या कर दी? क्लासीफाई कर दी हैं। बट अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको आगे की चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी और आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो या कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको लग रहा हो कि इसके बारे में मुझे डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। 18वीं शताब्दी का समाज देख लेते हैं हम कि उस टाइम पे जो समाज था वो किस टाइप का था। 18वीं जो शताब्दी थी उसमें समाज जो था वो जाति व्यवस्था और धर्म के लिए प्रतिबंध था। यानी कि उस टाइम पे जाति व्यवस्था का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था और साथ ही साथ धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। 18वीं सदी में सामाजिक पदानुक्रम तथा स्तरीकरण की जटिल प्रक्रिया थी जो मुख्यतः जाति और धर्म पर आधारित थी। यानी कि समाज उस टाइम पे क्या हो रखा था? अलग अलग क्रमों में विभाजित था, जिसको हम बोलते हैं जाति व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। समाज के विभिन्न स्तर पर विभाजित किया गया प्रत्येक स्तर का अपने दायित्व और अधिकार होते थे। यानी कि अपने कर्तव्य भी होते थे, अपने अधिकार भी होते थे। ठीक है, मतलब वो उसी समूह के रहने वाले लोग थे, वही काम करते थे और वो उसके अलावा और कोई काम कर भी नहीं सकते थे। नीचे हम देख लेते हैं जाति व्यवस्था क्या थी। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शूद्र होगा, ठीक है, इसको टिक कर लेना आप लोग। 4 वर्णों में हमारे समाज को क्या कर दिया गया था? डिवाइड कर दिया गया था। ब्राह्मण का काम क्या था? अध्ययन करना और करवाना। क्षत्रियों का क्या काम था? युद्ध करना और रक्षा करना। वैश्यों का काम था व्यापार करना। और शूद्र का काम था ऊपर जो हमने 3 क्लासेस पढ़ी हैं उन तीनों की सेवा करना। ये चीज़ तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? जब हमने 6th क्लास से हमने SST पढ़ना शुरू किया था ना, तब से हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं और ये चीज़ें हमें तो याद है। तो हमारा समझ 18वीं शताब्दी में भी सेम उसी क्लासेस में डिवाइड था। इसके बावजूद जो 18वीं शताब्दी थी इसमें धर्म ने भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो हिंदू धर्म था वो उस काल का मुख्य धर्म माना जाता था। विश्वास और विश्वास की जो थी वो जटिल प्रक्रियाएं थी और एक ऐसी जटिल प्रणाली थी भारत में जो जिसके रूप में धर्म को चिन्हित किया जाता है, और खासकर हिंदू धर्म को। विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी जैसा कि आज भी की जाती है। 18वीं शताब्दी में इस्लाम और जो सिख धर्म था, इन 2 धर्मों जैसे और भी बहुत सारे धर्म थे जिनकी खास उपस्थिति थी भारत के अंदर। यानी कि उन धर्म को मानने वाले भी जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, बट हिंदू धर्म मुख्य माना गया था। सख्त समाज पदानुक्रम और
धार्मिक विभाजन के बावजूद 18वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सुधार और धर्म सुधार की दिशा में आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, इसमें क्या था कि समाज को सुधारने के लिए और धर्म को सुधारने के लिए, यानी कि समाज और धर्म से बुराइयों को निकालने के लिए ना बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे। और अगर इन आंदोलनों के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो हमारा जो अभी पोल साइंस मेजर का जो सब्जेक्ट है ना, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने टोटली इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको जानना है आप वो चीज़ देख सकते हैं, और आई होप आपके पास वो सब्जेक्ट भी होगा ही होगा। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत की जो सामाजिक विशेषताएं थी वो जाति और धर्म परंपरा सहित कई जटिल क्रमों का समूह द्वारा अंगीकृत की गई थी। साथ ही साथ क्या हुआ था, समय अवधि के दौरान नए विचार और आंदोलन भी उभरने लगे थे। इस समय का समाज जो था वह जटिल और विविधताओं से भरा हुआ था। विभिन्न सामाजिक समूह और समुदाय थे, साथ ही साथ इन धार्मिक सामाजिक आंदोलन भी चल रहे थे। यानी कि उस टाइम के समाज में क्या हो रहा था, सबसे पहली चीज वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे भी चल रही थी। समाज को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया था। उसके अलावा जो धर्म था उसका काफी ज्यादा बोलबाला था। हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा वहाँ उस टाइम पे माना जाता था, हालांकि इस्लाम धर्म और सिख धर्म भी वहाँ पर था। और उस टाइम पे अगर अंग्रेज हैं तो आप लोग जानते हो कि क्रिश्चियन जो धर्म है वो भी वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्म उस टाइम पे थे, बट फिर भी जो हिंदू धर्म था उसका ज़्यादा बोलबाला था। उसके अलावा जो हमारा धर्म और समाज से कुरीतियों को दूर करने के लिए उस टाइम पे क्या चलाए जा रहे थे, काफ़ी सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे जो कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए किए जा रहे थे। तो अभी तक का जो हमारा समाज था 18वीं शताब्दी में ये इस टाइप का चल रहा था। अब हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में की जो राजनीति थी, पॉलिटिक्स, वो किस टाइप की थी। पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और हिस्ट्री में तो टोटली जो बेस्ड है वो मेनली पॉलिटिकल के ही ऊपर है। तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में जो मुगल थे उनका पतन हो रहा था, शक्तियाँ जो थी क्षेत्रीय रूप से उभर रही थी और अंग्रेज भी उदय कर रहे थे। मुगल ने जो अपनी शक्तियाँ थी वो खो दी थी, क्योंकि आप लोग जानते हो जो मुगल थे ना वो एक बहुत लंबे टाइम से शासन कर रहे थे। ऑलमोस्ट उनको 2 शताब्दियाँ हो गई थी राज करते करते। तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मुगल ने अपनी शक्तियाँ खो दी। मराठाओं ने जो अपना क्षेत्र विस्तार था वो सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला द्वारा करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि जो मराठा थे वो लगातार युद्ध करते जा रहे थे अलग अलग एरियाज में, जिस वजह से क्या हो रहा था, उनका क्षेत्र विस्तार होता जा रहा था। और मराठा कौन सी रणनीति अपनाते थे, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते थे। ठीक है, जिसके वजह से ये बड़ी और सुसज्जित जो सेना होती थी उनसे भी जंग जीतने में सक्षम हो गए थे। और साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो भारत में कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि डच और फ्रांसीसी जो लोग थे वो भी भारत में उस टाइम पे व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेजों के होते साथ वो भी भारत पे कब्जा नहीं कर पाए। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, राजनीतिक विशेषताएं जो थी वो क्या थी, मुगलों का पतन, यहाँ पे पतन होगा, ठीक है, मराठाओं का उदय, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कब्जा था भारत पे, ये इसको चिन्हित करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई इन शॉर्ट पूछे कि 18वीं शताब्दी की राजनीति किस टाइप की थी, या आपको ही याद रखना हो एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप इतने सारे पॉइंट्स तो याद नहीं रख पाओगे। आप डायरेक्ट याद रखो कि जो राजनीति थी ना 18वीं शताब्दी की, उसमें मुगलों का पतन आप एक्सप्लेन कर दो, मराठाओं का उदय आप एक्सप्लेन कर दो, साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब्जा जमा रही थी उसको एक्सप्लेन कर दो। हमारी राजनीति यहाँ पे कवर अप हो जाती है। अब हम देखेंगे उस टाइम की आर्थिक स्थिति, क्योंकि मुगल का पतन हो रहा था, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। छोटे छोटे जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे वो उभरना शुरू हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से विदेशी कंपनियां के हमारे भारत पर कब्जा कर रही थी। तो उस टाइम की आर्थिक स्थिति कैसी थी, अत्यधिक धन के साथ साथ अत्यधिक गरीबी भी थी। क्यों थी, देखिए, धन किसके पास था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे थे इंडियंस, या वो मराठा जैसी बड़ी शक्तियों के साथ जुड़े हुए थे, उनके पास तो धन था। लेकिन वो गरीब जनता जो कि अपना खेती बाड़ी से गुजारा कर रही थी ना, इन युद्ध के चलते वो मारी जा रही थी बेचारी। इसी वजह से जितना ज़्यादा भारत में उस टाइम पे धन था उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे गरीबी भी थी। जो कुलीन वर्ग था वो विलासता भरा जीवन जी रहा था, बहुत अच्छे से लग्जीरियस लाइफ को वो जी रहा था। लेकिन जो किसान थे वो उत्पीड़ित हो रहे थे, क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए जगह नहीं बच रही थी, युद्ध हो रहे थे, ठीक है, कई लोग मारे जा रहे थे।
कई जगह पे अकाल पड़ गए थे, तो ये सब रीजन थे कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब भी हो रही थी। कपड़ा उद्योग का जो महत्वपूर्ण केंद्र था ना, वो ढाका, सूरत, बुरहानपुर आदि बन चुके थे। भारत अपना जो सूती कपड़ा था उसके लिए प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में जो रोम साम्राज्य था, वहाँ पे जो भारत में जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा भारी मांग थी। भारत रेशम और सूती का जो निर्यात करता था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्षेत्रीय बाजार का एक जटिल नेटवर्क और वस्त्र, मसाले और कीमती वस्तुओं का समृद्ध व्यापार था। यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था उस टाइम पे भी स्ट्रांग रही थी, उसका रीज़न क्या था कि उस टाइम पे जो बाज़ार थे ना, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। यानी कि दूर दूर से लोग आके ना वहाँ पे बाज़ार लगाते थे, तो क्या होता था, इससे बहुत बड़ा एक नेटवर्क सा बन गया था बाज़ार का। वस्त्र, मसाले, कीमती वस्तुएं सबका निर्यात और आयात हो रहा था। मुगल साम्राज्य का जो राजस्व प्रणाली थी ना, वो भूमि कर से अदा की जाती थी। यानी कि भूमि कर लगाते थे मुगल। जमींदारी प्रणाली स्टार्ट कर दी थी। जमींदारी प्रणाली क्या होती है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में खुद बताओगे, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस जो वीडियोस रही हैं उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो अपने हाथ उन्होंने किस में लगाने शुरू कर दिए थे, जो हमारा राजस्व होता है उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था इसका। और इन्होंने क्या करा, प्रभाव उसमें भी अपना स्थापित कर लिया। राजस्व संग्रह की जो थी वो एक नई प्रणाली सामने आई, जो कि पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थी। अब हम देखते हैं उस टाइम का साहित्य कैसा था। तो 18वीं शताब्दी जो थी ना, उसमें उर्दू का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि उस टाइम पे जो ज़्यादातर शासक थे ना, वो उर्दू ही बोलते थे। और क्या, उर्दू और जो हमारी वो होती है फ़ारसी, उसको मिक्स करके बोला जाता था। 18वीं जो शताब्दी थी, इसमें जो ईसाई मशीनरीज थी, ईसाई होगा यहाँ पे, ईसी नहीं होगा, उन्होंने बाइबल को हिंदी में प्रिंट करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जो बाइबल थी वो हिंदी में प्रिंट होना शुरू हो गई। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, अदर लैंग्वेज वो नहीं जानते थे, उन्होंने क्या करा, हिंदी में बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, जो क्रिश्चियन धर्म था उसकी तरफ भी लोगों का आकर्षण बढ़ गया। और जिगेन बेल जो थे, उन्होंने बाइबल को तमिल में भी छापा, ताकि जो हमारे साउथ इंडियन पीपल्स हैं वो उसको पढ़ सकें और क्या हो, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा साहित्य का बोलबाला रहा। उर्दू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। ठीक है, बाइबल का अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट होना शुरू हो गया, जिससे लोग क्रिश्चियन धर्म के तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए थे। अब हम देखते हैं उस टाइम की कला किस टाइप की थी। मुगल साम्राज्य के वेतन, सॉरी यहाँ पे पतन होगा, थोड़ी सी ना मिस्टेक हो जाती है जब हिंदी लिखो तो मुगल साम्राज्य का जो पतन था, उसका कारण था, उसके कारण के वजह से दिल्ली में संरक्षण की कमी हो गई थी। इसलिए जो कलाकार थे ना, वो कहाँ चले गए थे, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर आदि चले गए थे। और वहाँ पर जो चित्रकला थी, उस वजह से चित्रकार बहुत ज़्यादा फले फूले और धीरे धीरे अन्य चित्रकलाएं भी उभरी, जैसे कि मराठा चित्रकला हो गई, ठीक है, मारवाड़ी चित्रकला हो गई। इन सब ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अभी तक हमने पढ़ लिया बैकग्राउंड, 18वीं शताब्दी में किस तरीके का बैकग्राउंड रहा था, जिसमें हमने आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, साहित्य, कला सभी को कवर कर लिया है। तो अब हमारा बचती है सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस मुद्दों पे आज तक बहस होती आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी जो थी वो महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का दौर रहा था, जो कि अभी तक हमने देख लिया। इसके कारण विभिन्न मुद्दों पर समूह में बहस हुई और ये बहस भारतीय समाज की एक जटिल प्रकृति तथा उस समय सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में उभरी थी। यानी कि अगर आज तक उन मुद्दों पे बहस होती आ रही है, तो आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहसें आज की नहीं है, ये बहस उसी टाइम से होती आ रही है जिस टाइम के मुद्दे हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहली बहस हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बहस में से एक मुगल की प्रकृति और उनके पतन के बारे में थे। यानी कि मुगल किस टाइप के थे, और साथ ही साथ अगर वो इतना बड़ा साम्राज्य रहा था तो अचानक से उसका पतन क्यों हुआ, ये एक बहस का कारण रहा था। तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है
मुगल ने 2 शताब्दी से ज़्यादा शासन किया, लेकिन जो 18वीं शताब्दी थी उसमें मुगल कमज़ोर पड़ गया और खंडित होना शुरू हो गया। कुछ विद्वान कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो एंड में आते आते जो राजा थे ना, वो असक्षम थे, ठीक है, और असक्षम होने की वजह से ही मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। और ऐसे असक्षम राजा थे जो कि कानून और व्यवस्था को बनाने में कमजोर रहे। जबकि जब बहस की बात आती है सेम मुद्दे पे, दूसरे विद्वान कहते हैं कि जो यूरोपीय शक्तियां थी ना, उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था, जिस वजह से जो मुगल था ना वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि साथ ही साथ जो मुगल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, उसी के साथ साथ वो मराठाओं से लड़ रहे थे, और भी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो उभरने लगी थी, उनसे भी लड़ना पड़ रहा था। फिर वो खुद ही थोड़े कमजोर हो गए थे, तो मतलब हर तरफ से उनको क्या हो रहा था, हर तरफ से नेगेटिव चीजें ही देखने को मिल रही थी, इस वजह से ये रीजन रहा था उनके पतन का। सेकंड बहस का मुद्दा हमें ये देखने को मिलता है कि उस टाइम का जो समाज था उसमें धर्म की भूमिका। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो धर्म है वो कई समस्याओं का रीजन रहा है आज भी, और उस टाइम पे भी रहा। जबकि कुछ का ये मानना है कि जो धर्म है ना वो समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, तो ये समस्याओं का मूल कारण नहीं था। तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग तर्क हमें देखने को मिल रहे हैं सभी जगह पे। थर्ड हमारा बहस का पॉइंट रहता है कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था और जो भारतीय समाज था उस टाइम का, वो एक बड़ा बहस का मुद्दा रहा था। कुछ विद्वानों का मानना था कि जो अंग्रेज थे ना वो आधुनिकरण तथा आर्थिक विकास लाए थे। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो कुरीतियां थी ना उनको खंडन किया था उनका। यानी कि इसमें क्या बात हो रही है, फेवर में बात हो रही है ब्रिटिश सरकार की कि उन्होंने अच्छे काम भी किए थे। जबकि जो कुछ विद्वान थे ना उनका मानना था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीयों का शोषण किया था, और अपने धर्म को, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा वर्चस्व में ये लोग लाए थे, तथा भारतीय जो उद्योग थे उनका विनाश कर दिया गया था, और विदेशी संस्कृति को जबरदस्ती भारतीयों पे थोपा जा रहा था। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है भारतीय समाज की प्रकृति और अब उनके भविष्य के बारे में बहस। यानी कि भारतीय समाज उस टाइम पे कैसा था और उस समाज की वजह से आने वाला भविष्य कैसा रहा होगा। तो कुछ विद्वानों का मानना था कि भारत जो था वो एक पिछड़ा देश बन चुका था और गतिहीन देश बन चुका था, जिसको अंग्रेजों ने गतिशील बनाया, और इसमें अंग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और समाज की जो कुरीतियां थी उनको भी अंग्रेजों ने दूर किया। जबकि कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि जो भारत है वो एक समृद्ध देश था और है, और भारत की जो संस्कृति है ना वो एक विरासत है हमारे लिए, जो एक विशिष्ट भारतीय आधुनिकता का आधार बनी है, और उसी विरासत और उसी समृद्धता के वजह से आज भी जो हमारा भारत है वो एक आधुनिक देश है। इन्होंने जाति व्यवस्था और अन्य पारंपरिक संस्थाएं हैं ना उनको सामाजिक स्थिरता और निरंतर के रूप में देखा। यानी कि बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इंडिया में, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसी के साथ जो हमारा ये फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री का, ये हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता ही दी हैं। इसके बावजूद आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या कोई सजेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट है, सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।